क्योंकि हमने सदियों से इस अपमान को झेला है, इस भेदभाव को झेला है। तो नया भारत है तो हमें समान अवसर तो दीजिए। हमें आप बराबर नहीं बैठने देते, हमें आप जिस मटके से आप पानी पी रहे हो उस मटके से आप हमें पानी नहीं पीने देते। हमारे साथ रोटी बेटी का जब संबंध होता है तो लिंचिंग की जाती है। कोई दलित खटिया पे बैठ गया तो उसको पीट दिया, किसी दलित ने मूंछ रख ली तो उसका मर्डर कर दिया, किसी दलित ने डीजे बजा लिया तो उसको मार दिया, किसी पिछड़े ने चोटी रख ली तो उसको मारा, किसी पिछड़े ने कहीं जाकर कथा भागवत कर दी तो उसका अपमान हुआ। यादव जाति के कई पुजारी हैं, कई पुजारी कुर्मी जाति के हैं, लोधी जाति के हैं, उनके साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि जो जनरल जाति के लोग हैं वो ओबीसी को अपने बराबर नहीं मानते, कहते तुम पिछड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम खेती करो, तुम गाय भैंस का गोबर उठाओ, तुम दूध निकालो, तुम ये करो, तुम भेड़ चराओ। इस देश में जब तक जाति रहेगी, और जाति कब तक रहेगी, जब तक ये जाति बनाने वाले लोग रहेंगे, यानी कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो अपने आप को एलीट क्लास और सुप्रीम मानते हैं, जब तक इनके अंदर जातीय दंभ रहेगा तब तक ये देश में जातीय विषमता बनी रहेगी। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। और इससे एक बात और अच्छी निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित जहां पर ये जो बिहार है, जो बड़े बड़े मनवादी राज्य हैं, ये 3 राज्य ऐसे हैं यहाँ पे मनवादियों का गढ़ माना जाता है, यूपी, एमपी और बिहार। यहाँ पर जो मनवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं और जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, जो ये खुल के यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा कि एक समाज ऐसा है, जाट समाज, जो कभी बीजेपी का, आरएसएस का अंधभक्त हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे उस अंधभक्ति की चाशनी से बाहर निकलकर सामाजिक न्याय के आंदोलन में आ रहा है। और यूजीसी के इस महा आंदोलन को मंडल 2.0 आंदोलन भी कह रहे हैं। लोग बागों का ये कहना है कि ये लड़ाई ऐसी है जो 90 के दशक में मंडल आयोग के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, मंडल बनाम कमंडल, तो कुछ उसी तरह की लड़ाई ये हो चुकी है। और इस लड़ाई में एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो समर्थन है वो अब दलित लोग भी कर रहे हैं, आदिवासी समाज भी कर रहा है, और कुछ जो बुद्धिजीवी सवर्ण है वो कर रहे हैं। कुछ जो बुद्धिजीवी सवर्ण है उन लोगों का ये कहना है कि आरक्षण में जो ईडब्ल्यूएस डाला गया है, इस ईडब्ल्यूएस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ों का हो रहा है। क्योंकि आप जब किसी भी परीक्षा की कट ऑफ देखते हैं तो उसमें जो पिछड़ों की कट ऑफ है वो बहुत ऊपर होती है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत नीचे होती है। और कई परीक्षाओं का हमने ये भी देखा है कि उनका जो आवेदन शुल्क है ईडब्ल्यूएस का कम रहता है और पिछड़ों का आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग के बराबर रहता है। और एक और पॉइंट है, अगर हम पदों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को जो सामान्य वर्ग है उसमें से 5-10% देना चाहिए। यानी कि टोटल पद मान लो अगर 1000 है तो ईडब्ल्यूएस को 50 पद मिलने चाहिए, जबकि हो क्या रहा है, ईडब्ल्यूएस को 100 पद मिल रहे हैं और ओबीसी और एससी और एसटी को जो पद मिलने चाहिए उनमें कटौती की जा रही है। आरोप ये लग रहा है आप लोगों पे, जितने भी खासकर जो सामाजिक न्याय के अपने आप को योद्धा मानते हैं या अम्बेडकरवादी या लोहियावादी, कि ये दरअसल कुछ जातियों को बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सदियों से इस अपमान को झेला है, इस भेदभाव को झेला है। मैं आज भी ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों का एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में साफ तौर पे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो ये कहते नजर आए कि हमें अपनी जाति पे गर्व है और हम दोबारा इस जाति में पैदा होना चाहते हैं। ठीक है, हमारी संवेदनाएं दलितों और पिछड़ों के प्रति है, लेकिन जातीय व्यवस्था इस देश से कैसे खत्म हो सकती है, हम उन्हें अपने बराबर कैसे बिठा सकते हैं। तो आप अपनी जाति पे घमंड नहीं करते? नहीं, हमें अपनी जाति पे घमंड नहीं है, लेकिन अब जिस जाति में पैदा हुए हैं तो उस जाति में पैदा हुए। और मैं ये मानता हूँ कि सभी जातियां बराबर है, सभी इंसान बराबर है। सबसे ज्यादा भेदभाव हमारे धर्म में क्यों है? क्यों हमारे धर्म जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गया? हमारे धर्म से लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान क्यों बने? हमारे धर्म से लोग कन्वर्ट होकर ईसाई क्यों बने? और अब जब से देश आजाद हुआ है तब से लोग कन्वर्ट होकर आप देखिए कि बौद्ध बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी वैदिक और सनातन सभ्यता, उसमें कर्म के अनुसार
जातियां बनी थी या कर्म के अनुसार काम बने थे, लेकिन उस कर्म को लोगों ने जाति बना ली। जैसे जो बाहुबल जिसका अच्छा था, चाहे वो किसी जाति का हो, उसे क्षत्रिय माना जाता था। जो पढ़ने लिखने में तेज था उसे ब्राह्मण माना जाता था। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये ब्राह्मण जाति ने अपने पुत्र को पुजारी बनाना शुरू किया और वो एक वंश आगे बढ़ता चला गया कि जो पढ़ने लिखने का काम कर रहा है तो उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने का काम करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मुगल आतताई आए हुए थे वो देश पे उन्होंने बहुत ज्यादा जुर्म ढाए, लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया, लोगों को मारा, मारपीट की। तो चलो हम इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है मुगल ये सब करते हो, लेकिन जो मध्यकालीन जो अपना जो भारत है, जो सेंटर इंडिया है, जिसमें वो महाराष्ट्र के आसपास की बेल्ट है जहाँ पेशवाई साम्राज्य होता था, तो हमें ये आप बताओ, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग या फिर जो अपने आप को मनवादी कहते हैं, वो लोग ये बताएं कि फिर पेशवाई क्या करते थे। पेशवाई जो हम शूद्र हैं, शूद्रों के कमर पे झाड़ू और मुंह के आगे एक मटका क्यों लगा के रखते थे? वो क्या था कि हम जमीन पे नहीं थूक सकते, और हम जिस जमीन से चलेंगे तो वो झाड़ू लगने का मतलब क्या है, वो जमीन पीछे से साफ होती जाएगी। तो ये भी तो जातिवाद था। वो इस बात को मानते, लेकिन आप कहते नया भारत है ना, आप देखिए, तो नया भारत है तो हमें समान अवसर तो दीजिए। हमें आप बराबर नहीं बैठने देते, हमें आप जिस मटके से आप पानी पी रहे हो उस मटके से आप हमें पानी नहीं पीने देते। हमारे साथ रोटी बेटी का जब संबंध होता है तो लिंचिंग की जाती है, हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई केस है, महाराष्ट्र में भी एक केस ऐसा था, एक सवर्ण बच्ची ने एक दलित बच्चे के साथ शादी कर ली तो उस दलित बच्चे को मार दिया, पीट पीट के मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह के केस जब तक समाज में होते रहेंगे, आए दिन आप देखिए, कोई दलित खटिया पे बैठ गया तो उसको पीट दिया, किसी दलित ने मूंछ रख ली तो उसका मर्डर कर दिया, किसी दलित ने डीजे बजा लिया तो उसको मार दिया, किसी पिछड़े ने चोटी रख ली तो उसको मारा, किसी पिछड़े ने कहीं जाकर कथा भागवत कर दी तो उसका अपमान हुआ। यादव जाति के कई पुजारी हैं, कई पुजारी कुर्मी जाति के हैं, लोधी जाति के हैं, उनके साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो जब तक समाज में ये जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, जैसे अमेरिका दुनिया में अपने आप को सुप्रीम मानता है, वैसे ही हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जब तक ये लोग अपने आप को सुप्रीम मानेंगे तब तक इस देश में जो जातिवाद है और जातीय भेदभाव है, जातीय विषमता है, ये खत्म नहीं हो। पर ये कहा जाता ना, आप लोगों ने आसान टारगेट बना लिया ब्राह्मणों, जैसे आपने कहा कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो हमने टारगेट बना के उनके साथ क्या कर दिया? आप ये बताइए, क्या हमने उनकी बहनों का अपमान किया? क्या हमने उनके बच्चों को मुख्य धारा में आने से रोक लिया? हम सिर्फ उस व्यवस्था का तिरस्कार कर रहे हैं। आप तो हमारे साथ पिछले 5000 साल से, और 5000 साल तो कहने के हैं, आप तो हजारों साल से, लाखों साल से हमारा शोषण कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इतिहास, जब हिंदू इतिहास की बात होती है, सनातन इतिहास की बात होती है, तो किसी शूद्र राजा की बात क्यों नहीं होती? किसी पिछड़े राजा की बात क्यों नहीं होती? क्यों सारे के सारे राजा और सारे के सारे ऋषि मुनि जाति विशेष के लोग ही मिलते हैं? जब पिछड़ों की बात या दलितों की बात आती है तो उन्हें असुर क्यों बना के प्रस्तुत किया जाता है? कोई अगर दलितों में या पिछड़ों में बलशाली कोई व्यक्ति हो गया तो उसे असुर की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को आखिर किसने बनाया? क्यों दलितों और पिछड़ों का जो इतिहास है उसको मिटाने की कोशिश की गई? पर प्रोफेसर साहब, ये 2026 में क्या यूजीसी के जो रेगुलेशन आए हैं ये जरूरी थे? तो आपको बहुत जरूरी थे ये तो, समय के साथ मांग थी? मैं तो ये मानता हूँ ये कोई राजनीतिक नहीं चाल है? ये जो यूजीसी की रेगुलेशंस हैं, इन रेगुलेशंस को तो मंडल आयोग के साथ ही लग जाना चाहिए था। मंडल आयोग की आपको मालूम होगा 36 सिफारिशें थी, जिसमें से 2 लगी है। एक तो पढ़ाई में आरक्षण, दूसरा नौकरी में। अभी 34 सिफारिशें बची हुई। तो जब तक ये सारी सिफारिशें इस मंडल आयोग की नहीं लगेंगी तब तक इस तरह की जातीय विषमता समाज में रहेगी। और ये जो यूजीसी को ये जो रेगुलेशंस लगानी थी, नई नियमावली लगानी थी, ये 2012 में प्रस्तावित हो चुकी थी। इसको तो तत्कालीन मोदी सरकार तो सवाल है ना कि एक तो नए नियम लाए, ऊपर से इसमें ओबीसी को ऐड कर दिया। क्यों नहीं किया? आप ये बताओ, क्यों ओबीसी को आप अलग रखोगे? जनरल में वो आ नहीं सकते, क्योंकि जो जनरल जाति के लोग हैं वो ओबीसी को अपने बराबर नहीं मानते। कहते तुम पिछड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम खेती करो,
तुम गाय भैंस का गोबर उठाओ, तुम दूध निकालो, तुम ये करो, तुम भेड़ चराओ। योगी आदित्यनाथ जी आए दिन मंचों पे ये बोलते हुए मिल जाते हैं, अखिलेश यादव के लिए या कोई दलित नेता हो, पिछड़ा नेता हो, जितने भी बीजेपी के ऊंची जाति के नेता हैं, ये दलित पिछड़े नेताओं के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते मिल जाते हैं। जब आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, आप लोग खुद जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जब आप जातीय विषमता बढ़ा रहे हो, जातीय भेदभाव बढ़ा रहे हो, तो यूजीसी की जो रेगुलेशंस हैं इनका लागू होना बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए शैक्षिक संस्थानों में सबसे ज्यादा शोषण होता है और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ। मैंने लगभग 20 साल शिक्षण व्यवस्था में रहा हूँ, प्रोफेसर रहा, उससे पहले मैंने पीएचडी भी करी है। तो मैंने उस चीज को देखा है कि जाति के हिसाब से शिक्षक भी भेदभाव करता है, जाति के हिसाब से विद्यार्थी भी भेदभाव करता है। दलितों को कहीं ना कहीं ऐसा पीछे बैठा दिया जाता था और पहले तो व्यवस्था ऐसी थी कि दलितों को अलग बिठाने की व्यवस्था थी। अब तो चलो धीरे धीरे समय टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी आसानी से दलित के साथ दोस्ती नहीं होती। दोस्ती भी आजकल जाति देख के हो रही है। पर इस पूरे मामले में सरकार की तो आपको सराहना करनी चाहिए ना। नहीं, सरकार की सराहना क्या, सरकार ने तो डंडे में आके काम किया। विरोध में भी नहीं आई है तो देखिए ऐसा है, विरोध में भी नहीं आई है, देखिए पक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार के लोग ही इसका विरोध करवा रहे हैं। बीजेपी के जितने भी सवर्ण सांसद हैं, कोई हमें 10 सांसदों का नाम गिनवा दीजिए जो यूजीसी नियमावली का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब विरोध में है। बीजेपी और आरएसएस के ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री को पहले हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, फायर ब्रांड मोदी बताते थे, कहते थे जी मोदी भगवान है, भगवान से तुलना करते थे। यूजीसी की नियमावली आते ही मोदी जी को उनकी जाति बता दी गई, तेली और तेलिया और पता नहीं क्या क्या बोला गया, नीच बोला गया, पापी बोला गया, पाखंडी बोला गया, जाने क्या क्या बोल दिया। प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान तो हम लोग भी नहीं करते। हम लोग भी कभी प्रधानमंत्री को नीच जात बोल के संबोधित नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति और व्यापारी मित्रों का समर्थन करते हैं, उनकी जेबें भर रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री तेली है, प्रधानमंत्री हिंदुओं के नाम पे धब्बा है, प्रधानमंत्री जो है वो दलित और पिछड़ों के पिछलग्गू है। हमने ये चीजें कभी, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री का इतना अपमान किया है, इतना अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इन जो बीजेपी आरएसएस के मनवादी लोग हैं, इनके अंदर जो अंदर कुंठा है, आप उस कुंठा को समझिए। आखिर वो कुंठा इतनी क्यों अंदर इनके घर कर रही है, क्यों ये लोग लास्ट में जब इनके पे कोई हथियार नहीं बचता तो ये जाति के ऊपर आ जाते हैं। तो इस देश में जब तक जाति रहेगी, और जाति कब तक रहेगी, जब तक ये जाति बनाने वाले लोग रहेंगे, यानी कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपने आप को एलीट क्लास और सुप्रीम मानते हैं, जब तक इनके अंदर जातीय दंभ रहेगा, तब तक ये देश में जातीय विषमता बनी रहेगी। वो तो समरसता अभियान चला रहे हैं ना। कैसा समरसता अभियान है? एक समरसता अभियान अभी मेरी भी नजर में आया कि अभी मुक्तेश्वरानंद का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि आरएसएस के एक बड़े प्रचारक हैं जिनका नाम है इंद्रेश कुमार, और वो उनका जो लक्ष्य है वो है मुसलमान लड़कों से हिंदू लड़कियों की शादी कराना। और बकौल इंद्रेश कुमार ने अब तक 10 लाख हिंदू लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी करा दी। हिंदू लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की? हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से। ये कहाँ से डाटा है आपके पास? ये अभी मुक्तेश्वरानंद का खुद का बयान है। वो इंटर रिलीजन मैरिज करा रहे हैं। अब ये मान लो अगर कोई आपस में कोई शादी कर ले तो इसे ये लफ्जियात का नाम देंगे। तो अब अगर अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये आरोप लगाया है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और उनका ये मानना है, वो कह रहे जी इससे कल्चर बदलेगा, जब हमारी लड़कियां उनके घर में जाएंगी, उनकी लड़कियां हमारे घर में आएंगी, इंटर रिलीजियन मैरिज होगा, तो उससे कल्चर बदलेगा और मुसलमान धीरे धीरे घर वापसी करेगा। तो इस तरह का जो काम, जो एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा लो, इनके लिए जाति और धर्म सिर्फ एक एजेंडा है। इन्हें धर्म से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी जाति से दिक्कत है। मुसलमान समाज जिस दिन दलित और पिछड़ों का साथ छोड़ देगा, इन लोगों को मुसलमानों से दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि ये दलित और पिछड़ों का साथ देने लगे।
जब तक ये ब्राह्मणों के साथ थे, जब तक ये मुसलमान समाज क्षत्रियों के साथ था, तब तक दलित पिछड़ों से दूर था, तब तक इन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी, मुसलमानों से प्यार था इनको। अब वो 1980 के आसपास जो एक समाज हमारे देश में रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे दलित और पिछड़ों में लीडरशिप बढ़ने लगी और उस लीडरशिप को मुसलमानों ने पसंद किया और मुसलमान उस लीडरशिप के साथ आने लगे। तो इनकी दूरियां जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है उससे बन गई। तो इस वजह से इन्होंने जाति की काट वो धर्म निकाला कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे एजेंडा बनाया जाए, एक रथ यात्रा करी गई। नहीं लगता प्रोफेसर साहब अब हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, हमें लगता है कि एक तरफ अम्बेडकरवाद दूसरी तरफ मनुवाद की लड़ाई। बिल्कुल लड़ाई यही है। हालांकि इसमें एक पेच और है, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा। कल मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें कुछ सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग एक मंदिर में जाकर बाबा साहब की जो झंडा है, पताका है, वो फहरा रहे। तो मैं इसका भी विरोध करता हूं कि जब कोई हिंदूवादी व्यक्ति किसी मस्जिद में जाकर भगवा लहराता है तो हमें खराब लगता है, मुस्लिम समाज को खराब लगता है, हमें भी खराब लगता है। तो इस तरीके से किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर ऐसे आप कोई हमारा जो झंडा है वो ना फहराएं, ये एक श्रद्धा का विषय होना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी, भावनाओं को ठेस नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरह के लोग नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति संविधान को मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो हमें उस चीज को जबरदस्ती उस पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारे बीच में और उन मनवादियों के बीच में क्या फर्क रहेगा। जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो जबरदस्ती सब पे थोपने वाली व्यवस्था है, उसमें और अम्बेडकरवादी व्यवस्था में क्या फर्क रहेगा। वहीं एक तस्वीर मेरठ से आई जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का सर कलम कर दिया गया। तो हम उस चीज का भी विरोध करते हैं कि अम्बेडकर एक विचार है, आप अम्बेडकर से सहमत हो सकते हैं, आप अम्बेडकर का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अम्बेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जो चीजें समाज को दी हैं उससे एक बहुत बड़ा जो तिरस्कृत समाज था, जो 80% देश की आबादी थी, जो मुख्य धारा से दूर थी, वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रही है। तो आप उस विचार का विरोध करें, लेकिन आप बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करके, वो मैं मानता हूं कि वो संविधान का अम्बेडकर की विचारधारा समाज में प्रभाव ला रही है। बिल्कुल, बुद्ध और अम्बेडकर की जो विचारधारा है उससे समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है। और खास तौर से जो ये सोशल मीडिया का युग है, जो आज का समय है, जिसमें ये रील बनते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, और जो युवा हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी आ रहे हैं जो बड़े अतरंगी और अनूठे टाइप से बाबा साहब को पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं। तो आरएसएस की नजर में है ये सब चीजें, समझ रहा है। बिल्कुल है, तभी तो बाबा साहब की मूर्ति सर धड़ से अलग करी गई है। आरएसएस तो धुर विरोधी है। संविधान और बराबरी की जहां बात होती है तो वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को मिर्ची लगती है। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि अम्बेडकरवादी विचारधारा, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, वो हमारे देश में फले फूले। हमारे देश में आरएसएस हमेशा ये चाहेगा कि कट्टरपंथ हावी रहे, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथ हो, वो हावी रहे और उसको बढ़ावा मिले। देखिए ऐसा है, हरियाणा में जो जाट है वो सेंटर उसमें जनरल में आता है और कुछ राज्यों में जाट पिछड़ों में आते हैं, जैसे यूपी। तो अगर कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे कुर्मी है, यादव है, गुर्जर है, जाट है और लोधी है, तो ये पिछड़ों में कुछ मजबूत जातियां मानी जाती हैं। और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि जाट समाज सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आ रहा है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले तस्वीर ऐसी थी कि जाट को सबसे ज्यादा मनुवादी माना जाता था। जाट बिल्कुल आरएसएस की भाषा बोला करता था।